सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। आज से लगभग 30 वर्ष पहले बिहार का एक कलाकार दिल्ली होते हुए मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा और वहां उसने एक डायलॉग बोला, मुंबई का किंग कौन। और यह डायलॉग उस समय देश भर के थिएटर्स में गूंज रहा था। आज इस डायलॉग के 25 साल के बाद बिहार से आया वही कलाकार हमारे साथ यहां सीधी बात में है और आज हम उनसे ये पूछेंगे कि एक्टिंग का किंग कौन, फिल्म इंडस्ट्री का किंग कौन और ओटीटी का किंग कौन। इस बंदे में बहुत दम है क्योंकि 30 साल से ये बंदा लगातार ऐसे ही एक के बाद एक अच्छा काम, अच्छी एक्टिंग करता चला आ रहा है। और बड़े बड़े सुपरस्टार्स जब इस कलाकार के सामने स्क्रीन पर आते हैं तो वो भी थोड़े असहज हो जाते हैं, वो भी थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि ये जो बंदा है, ये कलाकार जबरदस्त है, ये एक्टिंग का किंग है। अब तक आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आज बात कर रहा हूं मनोज बाजपेयी की, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान है। मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी बात में। और आज कुछ सीधी बात करेंगे, हम स्पष्ट बातें करेंगे। जी जी। लेकिन आपकी जो फिल्म आ रही है सिर्फ एक बंदा काफी है, वे तो आपके ऊपर भी लागू होता है, आप एक बंदा ही काफी है। तो इस फिल्म में एक ही बंदा है या बाकी बंदे भी हैं? एक बंदा है और एक बंदी है। अच्छा। जो छोटी बच्ची है उसकी उम्र भी, जो एक्टर है वो, उसकी उम्र भी 16 साल है। और जो कहानी में जो पीड़िता है वो भी 15-16 साल की बच्ची। तो ये आइडिया इस टाइटल का बेसिकली यह है सुधीर कि कोई भी क्रांति हुई है इतिहास में तो क्रांति भीड़ ने साथ में मिल करके उस आइडिया नहीं बनाया था। वो आइडिया हमेशा एक ही बंदे के दिमाग में आता है और ज़्यादातर वो आदमी हमेशा मध्यम वर्ग का रहा है, अगर आप देखिए। और जब उसने किसी कारणवश जब चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगी, अपने समाज में अन्याय हो, अत्याचार हो, तब उस आदमी ने सारा त्याग करके पहला कदम उसने उठाया। बाकी भीड़ उसके पीछे आती गई और कारवां बनता गया। तो वही आइडिया है कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, जब अत्याचार की अति हो जाती है तब। हमने ये भी सुना है कि ये फिल्म आसाराम बापू की जीवनी पर आधारित है, जो कुछ वो पूरा मामला हुआ वहां से आपने इस पूरी कहानी को लिया है। मैं भी अब सुन रहा हूँ कि उनकी जीवनी पे आधारित है। इसके पहले मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था, क्योंकि जब कहानी मुझे बताई गई और जब स्क्रिप्ट लिखी गई तब हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति खास का चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी इसमें कि सोलंकी साहब जो हैं, वो जिनका किरदार मैं कर रहा हूँ, वो जो वकील हैं उन्होंने अपने नाम को उपयोग करने की इजाज़त हमें दे दी थी, तो हम उनको बाकायदा उनका नाम हमने रखा है। बाकी ट्रू इवेंट्स हैं बहुत सारे इसमें, बहुत सारे इंस्पायर्ड इवेंट्स हैं जो हमारे पब्लिक डोमेन में है और उस पर वर्डिक्ट हुआ पड़ा है। और वो चीज़ ऐसी है कि कहीं से भी वो दस्तावेज कोई भी निकाल सकता है, उस पर रिसर्च करे तो हर चीज़ उसको मिल सकती है। मनोज, क्योंकि ये फिल्म सिनेमा पर नहीं ओटीटी पर आ रही है जी, और अब तो लोग आपके बारे में कहते हैं, आपने 25 साल पहले डायलॉग बोला था मुंबई का किंग कौन, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई ओटीटी का किंग मनोज बाजपेयी बन चुका है। तो अब क्या आपने ये सोच लिया है कि जो ओटीटी एक नया जो एक प्लेटफॉर्म आया है उसी पर आपको अपनी बादशाहत जमानी है? नहीं, देखिए, मैं ओटीटी पे काम करने से पहले सिनेमा में काम कर रहा था और सिनेमा में काम करना तो जारी ही रहेगा। लेकिन बीच में एक महामारी का दौर आया। उस महामारी के दौर में हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर किसी एक माध्यम ने पूरे हिंदुस्तान को उनके घरों के अंदर बाहर के पूरे खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं कराया और उनको घर के अंदर रखा, उसमें ओटीटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ओटीटी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, सिनेमा के अलावा एक बढ़िया मनोरंजन का, कहानी कहने का माध्यम है। और जितने माध्यम बढ़ेंगे हमारे देश में उतने ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बात सच है कि नहीं है? क्योंकि सिनेमा के पास अकेले में इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान के सारी प्रतिभाओं को, अलग अलग डिपार्टमेंट के सारी प्रतिभाओं को वो काम दे सके।
या उनको अपने अंदर में समा सके। कितने सारे लोग बेकार बैठे हुए थे, प्रतिभाशाली लोग हमारे इंडस्ट्री में बेकार बैठे हुए थे, वो छोटे मोटे काम मिल जाते थे और उसमें बेचारे अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। आज कोई भी थोड़ा सा भी प्रतिभाशाली है, ओटीटी में काम बढ़ने के कारण उसको एक जीवन शैली मिली, एक जीवन में उनके एक आराम हुआ है और उनकी ज़िंदगी व्यस्त हुई है। तो अब चूंकि वापस महामारी का दौर जा चुका है, सिनेमा वापस से खुले हैं, शुरू की तंगी है, पर अब तो लोग सिनेमा जाना ही नहीं चाहते। अब वो सब कुछ ओटीटी पर देखना चाहते हैं। नहीं, वो एक आदत तो है जो पैंडेमिक के दौरान बनी है। उस आदत को आप अचानक से नहीं कह सकते कि चलो लॉकडाउन खुल गया सिनेमा चलो, नहीं। उनको पता चला है कि ना ये सिर्फ इकोनॉमिकल है हमारे लिए, बल्कि हमारे घर के अंदर है, हम यही देख लेंगे। पर इसमें आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो सिनेमा हमारे देश में है, जब से आया है, वो स्टारडम की जो व्यवस्था है उससे ग्रस्त है। जी, स्टार्स की फिल्में चलती हैं, एक्टर्स की नहीं। जी, जब से ओटीटी आया है तब से आपके जैसे जो प्रतिभाशाली एक्टर हैं, जो एक्टर थे हीरो नहीं थे, जी बिल्कुल सही करें, अब आपको एक ऐसा मौका मिला है जब आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर दे रहे हैं और सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं चल रही जी, और लोग आपको देख रहे हैं ओटीटी पर। जी जी, नहीं भगवान की कृपा है और जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है और वो ओटीटी के कारण मिला है। जबकि वो दो ढाई साल जब घरों के अंदर रहे, जब उन्होंने कंटेंट देखना शुरू किया तो एक पूरा कंटेंट की दुनिया उसके सामने उसको देखी और तब उसको लगा कि ये लोग हैं और ये लोग अब काम कर रहे हैं, हमने इनको ज़्यादा देखा नहीं, चलिए इनको देखते हैं। और ओटीटी ऐसा माध्यम है कि इसको ये बिना स्टार के चल सकता है और चल रहा है। उसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि जब मैंने पर्दा ही छोटा कर दिया तो वो जो जिसे कहें वो जो या दूर से एक बड़ा फिगर जो देख रहे हैं, स्टार तो उसी से बनते हैं, क्योंकि आप बड़े हॉल में जाते हो, बड़े बड़े पर्दे पे बड़े बड़े चेहरे आप देख रहे हो, उनकी अजीब अजीब सी करतब देख रहे हो, तो स्टार तो जनता ही बनाती थी उस समय। अभी जब आप ओटीटी देखते हो तो अगर वहाँ पे स्टारडम का वो जो ग्लैमर है उससे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि पर्दा अब छोटा हो गया, उससे नहीं प्रभावित होते, कहानी से प्रभावित होते, नाच गाने से, सिर्फ डांस के अच्छे अच्छे स्टेप से और स्पेशल इफेक्ट से, एक हीरो जो 20-20 लोगों की पिटाई कर रहा है उससे और एक जो पहले से एक व्यवस्था बनी आ रही है, अब वो दर्शक के लिए काफी नहीं है। जी, ओटीटी पे तो बिल्कुल नहीं है। ओटीटी पे कहानी की जगह है, कहानी कहने वाले और कहानी को निभाने वाले लोग कितने काबिल हैं, ओटीटी पे वही चल सकता है और वही चल रहा है जो कि हम देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ जो कि लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ, जब सिनेमा में जाएंगे आप, सिनेमा में देखिए आप किस तरह की फिल्में चलती हैं। मार्वल की फिल्में चलती हैं, बैटमैन चलता है, स्पाइडरमैन चलता है, और बैटमैन स्पाइडरमैन तो वही काम करता है जो हमारे नायक सालों से करते आ रहे थे। लेकिन चूंकि ओटीटी का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है तो अब दर्शक कह रहा है कि हमको दिखाओ, आपको कमर्शियल फिल्म दिखानी है तो आप ज़रूर दिखाइए, लेकिन वो कहानी दिखाइए जहाँ पे नायक हमारे बीच से आता हो। तो आप क्योंकि एक्टर तो हैं ही, लेकिन सिनेमा के छात्र भी हैं। जी बिल्कुल, हाँ। सिनेमा के छात्र होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं कि अब सिनेमा का आगे चलकर क्या भविष्य है? क्या जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, हमने देखा पहले पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा वर्सेस कमर्शियल सिनेमा, फिर अब हम देख रहे हैं कि बड़ा पर्दा वर्सेस ओटीटी। अब आगे क्या होगा? जी, आगे ये दोनों जो हैं, दोनों ही समान रूप से अपने अपने स्ट्रेंथ पे चल रहे होंगे और मैं प्रार्थना करता हूं कि दोनों चलें, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर जो है, अगर सिर्फ ओटीटी को आपने दिया, वहां भी कल्याण फिर नहीं होने वाला है। एब्सोल्यूट पावर हमने अभी तक सिनेमा को दिया था, सिनेमा उतने ही लोगों को जज्ब कर पाया, कंज्यूम कर पाया, बाकी सब बेकार बैठे हुए थे। तो जब एब्सोल्यूट पावर आप किसी को नहीं देते हैं और बहुत सारे माध्यम बन जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा टैलेंट को ही होगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि सिनेमा बढ़े, लेकिन सिनेमा को बढ़ने के लिए सिनेमा को लोगों से जुड़ना पड़ेगा। उसके जो नायक हैं लोगों के बीच से आने पड़ेंगे। साउथ बॉम्बे से बाहर निकलना पड़ेगा सिनेमा को। हाँ, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जनता से जुड़ना पड़ेगा। जनता से जो नहीं, उससे जुड़े बिना कोई चारा है नहीं, अगर सिनेमा को लोगों तक पहुंचना है। आप बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा से आए थे, फिर दिल्ली आए, फिर आप मुंबई पहुंचे। तो आपने बेलवा से लेकर साउथ मुंबई तक का जो पूरा सफर है वो तय किया है। अब आप अपने आप को, अब आप साउथ मुंबई वाले बन गए हैं या अभी भी बेलवा वाले हैं? मैं आपको बताता हूं, मैं साउथ बॉम्बे का नहीं हूं, ना ही बांद्रा का हूं।
मैं अभी भी लोखंडवाला अंधेरी में रहता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के बीच में नहीं हूँ। मैंने ये चूज़ किया था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के पूरे मुहाने पे, जिसे कहें कि उसकी बाउंड्री पे मैं बैठा हुआ हूँ। आज से नहीं, कई सालों से ये मेरा चुनाव रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये जो बीच का है, आप उस क्लब में नहीं जाना चाहते? वैसा बनने की कभी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ, कभी भी रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मैं वो हाव भाव, वो व्यवहार मैं नहीं रिलेट कर पाता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आया हूँ गाँव से, यहाँ तक जर्नी करते करते तो मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के बाहर आके खड़ा हुआ हूँ। अब वो वहाँ तक जाने के लिए मुझे वैसा बनना पड़ेगा, उसके लिए बड़ी ताकत चाहिए और बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी क्षमता चाहिए। अब आफ्टर दीज मेनी ईयर्स मुझे नहीं लगता है कि अब मैं कुछ और हो सकता हूँ। एक बड़ा क्लैश ये रहता है कि आप एक्टर हैं या आप हीरो हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में ये बड़ा क्लैश रहा है। आप दूसरी श्रेणी में आते हैं, आप एक्टर हैं। हाँ जी। मतलब जब बड़ी पिक्चर बनेगी तो उसमें एक एस्टेब्लिश्ड हीरो होगा जो स्टार होगा, फिर हीरोइन भी ऐसी होगी जो स्टार होगी। उसके बाद आप जैसे एक्टर के लिए कैरेक्टर रोल लिख दिया जाएगा और फिर आप आएंगे और अपना एक भूमिका निभाकर आप चले जाएंगे। जी। आप हमेशा से इससे कंफर्टेबल थे ना? आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं ये एक्टर से ज्यादा प्रतिभाशाली हूं, ये तो स्पेशल इफेक्ट्स दिखा रहा है, लेकिन मैं चेहरे से, एक्सप्रेशन से, आंखों से, मुझे याद है आपकी जो आंखें होती हैं जब स्क्रीन पर आती हैं, या आपकी जो नाक जब फूलती है आपकी तो जब आपकी नाक फूलती है तो उसी से आप कह देते हैं बिना बोले कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा चाहता था और चाहता हूं, अभी भी चाहता हूं कि सिनेमा में काबिलियत के लोगों को काम मिले। इससे फिल्म इंडस्ट्री का विकास होगा। अगर आप पूरे समय बॉक्स ऑफिस ही डिसाइड करेगा कौन कितना टैलेंटेड है, कौन सी फिल्म बहुत अच्छी है, कौन सी फिल्म बुरी है, उस हिसाब से तो मैं इस पूरे 30 साल के करियर में मेरी सबसे ज़्यादा बुरी फिल्म है या मेरी सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्म है। अगर मापदंड बॉक्स ऑफिस है तो मेरी फिल्में सबसे बुरी हैं और मेरी फिल्में सबसे ज़्यादा फ्लॉप है। लेकिन उसके बावजूद मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं क्यों? बॉक्स ऑफिस नंबर की वजह से तो नहीं हूँ। मैं हूँ सिर्फ उन फिल्मों के कारण जो मैंने चुनाव किया और जिन फिल्मों ने मुझे इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी। सुधीर जैसे मुझे काबिल लोग दिए जो मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिल्में अच्छी थी, काम अच्छा था। तो बॉक्स ऑफिस जब तक मापदंड हम रखेंगे, हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ या मैं उससे ज़्यादा टैलेंट, मुझे नहीं लगता ये। मैं बिल्कुल इस तरह की सोच का आदमी नहीं हूँ। आपकी पुरानी जब हम फिल्में अभी तक की देखते हैं, एक आपके ऊपर आरोप ये लगता है, अब तो खैर शायद आपने ठीक कर लिया उसको, आपकी फिल्में बड़ी हैवी होती थी, बड़ी भारी फिल्में होती थी, हर आदमी उसको समझ नहीं सकता, बड़ी क्लिष्ट फिल्में होती थी। और कई फिल्में तो आपकी ऐसी होती थी जिससे आदमी देख के डिप्रेशन में चला जाए। बिल्कुल, है ना? जैसे गली गोलियां भी मैंने भी देखने की कोशिश की, 5-7 मिनट में मुझे लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में मैं आ गया हूँ। ये जो फिल्मों का चुनाव था, ये आपका अपना चुनाव होता है इस तरीके का, या फिर रोल ही इस तरह के आपको ऑफर किए जाते हैं? आज मैं आपको बताता हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट पैरेलल सिनेमा से बेहद प्यार है। उसका कारण ये है, सिनेमा का जब विकास हुआ, जब सिनेमा को हमने ईजाद किया, तो सिनेमा का ईजाद जब हमने किया था तो हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हम इससे बहुत पैसा बनाएंगे। एक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और एक माध्यम बना, और हर मनोरंजन का जो माध्यम है या कहानी कहने का माध्यम है सुधीर, वो सबसे पहले कला से जुड़ता है। स्टोरी टेलिंग है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का माध्यम बनता है। पैसा जरूर बनाया जाए, उससे बिल्कुल बनाया जाए, ताकि 10 करोड़ रुपए अगर सुधीर चौधरी एज ए प्रोड्यूसर उसमें डाल रहे हैं तो 10 करोड़ उनको वापस तो मिले, कम से कम मैं कह रहा हूं, मिलना चाहिए उनको। लेकिन अगर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं तो फिर उसमें स्टोरी टेलिंग कहाँ है, फिर उसमें एक्सप्रेशन कहाँ है? ये जो बैलेंस था बिजनेस का और स्टोरी टेलिंग का, पैशन का, वो बैलेंस जो है खत्म हो गया। अब वो कुछ सालों से सिर्फ पैसा बनाने का माध्यम बना, जिससे कि मेरा आज तक एतराज है। तो जब मैं पैरेलल फिल्में करता हूँ, इंडिपेंडेंट फिल्में करता हूँ, मैं कहानी से जुड़ता हूँ। एक डायरेक्टर होता है जो अपने ढंग से उस सिनेमा माध्यम का उपयोग करता है अपनी बात कहने के लिए।
उससे मैं अपने कला को मांचता हूँ, अपना जो क्राफ्ट है, तकनीक है, उससे मुझे बल मिलता है, मुझे एज एन एक्टर ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है। गली गुलियाँ जिसकी बात कह रहे हैं आप, मैं इस फिल्म के कैरेक्टर को करते हुए नर्वस ब्रेकडाउन तक पहुंचा। अच्छा जी, जहां पर मुझे कैंपोज देकर के सुलाया गया, नहीं तो मेरे कान में जैसे प्रेशर कुकर की सीटी जैसे बजती है वो बजनी शुरू हो गई थी। वो डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझे जो है कैंपोज देकर के सुलाया, नहीं तो वो मैं ब्रेकडाउन के वॉच पे था। तो ये जो किरदार जो हैं इनको करने के लिए बड़ी मशक्कत लगती है, अपने आप को पूरा उसमें तोड़ना होता है, तकलीफ से गुजरना होता है, तब जाकर के आप उसको अचीव करते हैं। लेकिन जब आप अचीव कर लेते हैं और फिल्म जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाती है, और तब आपको जो है आपके साथ में जो नॉमिनीज हैं वो दुनिया के हर कोने से आए हुए बेस्ट एक्टर्स हैं, और आपकी परफॉर्मेंस उनके परफॉर्मेंस के साथ तुलना करके फिर जब आपकी परफॉर्मेंस को इनाम मिलता है और जब आप अपने देश का नाम करते हैं, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं मिलती है। इससे बड़ी खुशी वो 10 करोड़ रुपया जो है मुझे किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे कमा के नहीं मिलेगा। अब अगले 2 सवाल हम पैसे पर ही पूछ रहे हैं ना? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो और भी कई ऐसे कलाकार हैं बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो पहले इसी तरह का सिनेमा करते हुए आए हैं, अब उन्होंने ये सोचा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स वो लेते हैं पैसा कमाने के लिए, चाहे उनका कैसा भी रोल हो, और कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं वो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या आपने भी अपनी 2 धाराएं बनाई हैं कि ये फिल्म मैं करूंगा पैसे के लिए और ये करूंगा मैं अपने संतोष के लिए? देखिए, मैं कमर्शियल फिल्में करता रहा हूँ और कमर्शियल फिल्में शायद अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी करूँगा। अब जिस कमर्शियल फिल्म को मैं मानता हूँ कि ये मेरे तरीके की कमर्शियल फिल्म है, उनको मैं करना चाहूँगा। जैसा मैंने आपको कहा, कहानी प्रधान हो, कहानी हो जो जनता से जुड़ी हुई कहानी हो, मेरा किरदार जनता के बीच से आया हुआ किरदार हो, मैं ज़रूर करूँगा। जहाँ तक बात है पैसे की, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरी बातों से कितनी बातों का गलत अर्थ मत लगाइए कि मैं पैसे को कुछ नहीं मानता। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसकी सीमा तो मुझे समझनी पड़ेगी कि कितना पैसा। तो क्या मैं पैसे को डिक्टेट करने दूं अपने चुनाव को? नहीं। लेकिन जैसे ही समझता हूं मैं कि बाजार में मुझे एक मनपसंद फिल्म मनपसंद डायरेक्टर के साथ बनाने के लिए सही पैसा नहीं मिल रहा है, उस समय एक कमर्शियल फिल्म का जब मुझे ऑफर आता था तो मैं कर लेता था। मुझे लगता था कि ये मैं बेलवा गांव का हूं, मैं तो अमिताभ बच्चन जी को देख के बड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि अच्छी कमर्शियल फिल्म क्या होती है। तो मैंने चुनाव किया। वो फिल्म खुदा ना खास्ता अगर चल गई, उसने बिजनेस कर लिया, तो जो ट्रेड है वो कहता है कि हाँ, मनोज बाजपेयी का अकेले सोलो में हम इतना पैसा देंगे, और वो पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं गली गुलियां बनाने जाता हूँ। पर मैंने देखा अभी जैसे आप ही के जो साथी लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जिन्होंने ओटीटी पे भी बड़ा अच्छा काम किया, अब नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़े सुपरस्टार्स के साथ पिक्चर में काम करते हैं और वहां डायरेक्टर उन्हें एक जोकर बना के छोड़ देते हैं। बिल्कुल 3.5 मिनट में पूरा रोल खत्म हो जाता है एडिट कर कर और उसका जो दर्शक होता है वो बड़ा निराश होता है कि इसने ये फिल्म की क्यों। मैं करता ही बाद में वो ये कहते हैं कि भाई पैसा, हमें तो पैसा मिला तो हमने कर लिया। नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करेंगे। मैं करता ही नहीं। आज तक कोई बता दे, कभी नहीं किया। अगर मैं कमर्शियल फिल्मों में गया तो बाकायदा रोल वही होगा जो मुख्य नायक का है, उतने ही बड़ा होगा। पोस्टर पे भी आऊंगा मैं, पोस्टर पे भी देंगे तो मैं रहूंगा। ये सब चीजें मैं वहां पर मैं समझौता नहीं करता हूं, क्योंकि आत्मसम्मान का मसला है और काम के मामले में मैं भी कोई कम हार्डवर्क नहीं करता। और मुझे लगता है कि इतने सालों के थिएटर और सिनेमा के मेरे अनुभव के साथ मैं कुछ नया दे सकता हूं उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। तो इसलिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं कमर्शियल फिल्म नहीं करता हूं। आजकल आप कितना पैसा ले रहे हैं एक फिल्म का? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ओके, अब ऐसे सवाल पूछेंगे तो मैं गाना गाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, एक और बात, बॉक्स ऑफिस की तो बात है कि किसी को भी आप उसकी बॉक्स ऑफिस सफलता से आंकते हैं। आजकल हमने देखा है कि स्टारडम इस बात से भी निर्भर करता है इस पर भी कि किस एक्टर का नेटवर्थ कितना है। ये एक बड़ा एक ग्लैमरस पॉइंट बन गया है कि ये एक्टर जो है दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में इतने नंबर पर आ गया। आपने देखा होगा आजकल नेटवर्थ की लिस्ट आती है। जी जी बिल्कुल। और उसमें बताया जाता है कि भारत के इतने एक्टर्स हैं, फिर उनका एक प्रोफाइल बन जाता है। आप कभी वो नेटवर्थ वाली जो रेस है उसे मिस करते हैं?
मैं क्यों मिस करूंगा? देखिए ना कितनी इज्जत मिल रही है मुझे, कितना प्यार मिल रहा है, अपने मन का काम भी कर पा रहा हूँ। और जब दर्शकों के बीच में जाता हूँ, जितना प्यार हर फ्लाइट में, हर एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, आपके स्टूडियो में, जहाँ भी जाता हूँ, इतना सारा प्यार मुझे मिलता है, इतनी इज्जत लोग देते हैं। और तो मुझे लगता है कि यार भगवान ठीक ठाक पैसा दे भी रहा है, मेरा परिवार भी एक ठीक ठाक सी जिंदगी जी रहा है। मैं कहीं भी किसी भी होटल में चाहूँ तो रह सकता हूँ, फ्लाइट में मैं बिजनेस क्लास में जा सकता हूँ, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूँ, मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर सकता है। अब क्या चाहिए बाबू? अब क्या चाहिए? अब क्या जान ले बो? मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था और मैंने नेटवर्थ वाला डाला, मनोज बाजपेयी का नेटवर्थ क्या है, तो उसमें भी 170 करोड़ आ रहा है। बाप रे बाप, अलीगढ़ और गली गुलियां करके। तो आप कह रहे नहीं है 170 करोड़? ना ना ना, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है भगवान की दया से कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा, मेरे और मेरी पत्नी का, और मेरी बेटी जो है सेट हो जाएगी। मेरे सहयोगी हैं पीयूष पांडे, उन्होंने आपकी बायोग्राफी लिखी है जी जी, और उसमें उन्होंने एक किस्सा लिखा है कि जब आप पहली बार मुंबई गए, सौरभ शुक्ला के साथ फ्लैट में गए और वहां आपने जो पहली पार्टी की जी, वो मैं चाहता हूं आप अपने दर्शकों को हमारे जरा बताइए, वो पहली पार्टी आपकी कैसी थी? उससे आपको हम नेटवर्क से जोड़ेंगे फिर कि आप कहां से कहां आए हैं। उसमें किताब में लिखा है कि नहीं? उन्होंने किताब में लिखा है पहली पार्टी का? लिखा है। वहाँ कौन सा? उसमें लिखा है कि जब आप गए वहां पर तो आपने कहा आज मुर्गा खाते हैं। हाँ। और उसमें लिखा होता था 70 रुपए में एक मुर्गा, और फिर आप लेकर आ भी गए, लेकिन मुर्गा निकला बड़ा छोटा सा मुर्गा निकला। और हम लोगों ने एक बताया था कि जब मैं मुखर्जी नगर में रहता था दिल्ली में, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं, तो हम लोग क्या करते थे कि वो न्यूज़पेपर आते थे रोज, और रोज के रोज होते होते, और सब यूपीएससी कंप्लीट करने वाले, एंट्रेंस देने वाले सारे दोस्त थे, तो उनको न्यूज़पेपर पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये सब ठीक ठाक से परिवार से आए थे, कोई मिडिल क्लास से था, कोई अपर मिडिल क्लास से था। तो ये न्यूज़पेपर रोज का रोज 2 आते थे। एक जो अफोर्ड कर सकता था कि भाई हम अपना पेपर किसी को नहीं देंगे, ये मेरे पास रहेगा, तो वो अपने रूममेट के साथ पढ़ता था, और बाकियों के लिए एक और न्यूज़पेपर आता था। तो वो न्यूज़पेपर इकट्ठा हो करके जब इतना पहुंच जाता था, तब जो है उसका 2 चीज किया जाता था। एक अच्छा दिन देख करके बढ़िया मुर्गा, देखिए मुंह में पर पानी आ रहा है मेरे मुर्गा खरीदा जाता था, और उसके बाद एक ओल्ड मॉन्क की मिलिट्री कैंटीन से एक जो है उसकी बोतल मंगाई जाती थी। और जिस तरह से हम लोग खाना बनाते थे, वो मुर्गे को तलते थे, और उसको बनाना, फिर किचन को धोना, बर्तन धोना, और उसके बाद बैठ करके हम सब लोग जो है छत पे बैठ के, बरसाती में वहाँ पे ऊपर बैठ करके जिस तरह से पार्टी करते थे, मुझे लगता है मुझे इतनी दुनिया देखने के बाद, इतने अनुभव के बाद, अब तो भगवान की दया से पॉकेट में पैसे भी रहते हैं, लेकिन वो आनंद, वो मजा नहीं है, वो आनंद आज तक नहीं आया। सौरभ शुक्ला के साथ मैं जब उस चौल के कमरे में, मैं सौरभ, तिग्मांशु धूलिया और विक्टर जो है आचार्य, जब हम सब लोग, जिसने धूम बनाई, ये सब लोग मिल करके बैठ करके अपना खाना बना के और अपनी दारू पीते थे और गाना गाते थे और परफॉर्म करते थे, वो आनंद अब नहीं मिलता। तो देखिए वो जमाना था जब फ्राइड मुर्गा आप खाते थे जी। अब आप 54 साल के हैं, फिर भी इतने दुबले पतले हैं, बार बार आपको देखना पड़ता है कि वजन ना बढ़ जाए। और मैंने सुना कि 14 साल से अब आपने रात का खाना खाया ही नहीं। नहीं, वो क्या है कि मैं अपने ग्रैंडफादर जो थे मेरे, हम उनको बाबा बोलते थे, 94-95 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हुई, और बहुत बड़े शिव भक्त, रोज सुबह 4 बजे उठना, मंदिर में उनको धोना, पूजा करना, वो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते थे, और खाना जब भी खाते थे वो दोबारा नहीं लेते थे कभी भी। तो मैं कई सारे डाइटिशियन के पास जाना हुआ मेरा कि मुझे वजन कम करना है, हो नहीं रहा है, कुछ न कुछ मेरी पाचन क्रिया में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अचानक से मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं बाबा का रूटीन ट्राई करूं। तो बाबा का रूटीन मैंने ट्राई करना शुरू किया। 2 हफ्ते मतलब मैं मर गया। 2 हफ्ते तो ऐसा लगता था कि मैं भूख से ही मर जाऊंगा। रात को उठ करके जाके फ्रिज को खोल खोल के देखता था मैं, लेकिन जानबूझ के फ्रिज में कोई ऐसी चीज भी नहीं रखता था। जब 2 हफ्ता किया मैंने, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं।
स्वस्थ हो रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और फिर कुछ साल पहले जो है वो हार्ड लेकर भी छोड़ दिया था, जो ओल्ड मॉन्ग, ये वोडका सब छोड़ दिया मैंने। क्योंकि पहले तो मैं कहते थे कि आप रात शाम का खाना नहीं खाते, सिर्फ पीते हैं। खाना और पीने में खाना छोड़ दिया, सिर्फ पीना है। वो सब छोड़ दिया मैंने। तब मेरा वजन कम होना शुरू हुआ और मैं स्वस्थ महसूस करना शुरू किया। और फिर मैंने डॉक्टर से बात किया, अपने डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा कि अगर हर व्यक्ति रात का खाना बंद कर दे तो सेहत से जुड़ी कम से कम 80% समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, उसको डॉक्टर के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही थे। आपने कहा जब आप बिहार के छोटे से गांव में आए थे, अमिताभ बच्चन को देखते हुए आप बड़े हुए। जी बिल्कुल। फिर आपने पहली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की, उसका नाम था अक्स। जी। वो फिल्म मैंने भी थिएटर में जाकर देखी जी। और मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का ये मानना था कि उसमें आप अमिताभ बच्चन के सामने एक फैन बॉय की तरह नहीं थे। नहीं, सॉलिड कंपटीशन आपने बच्चन साहब को उस समय दिया था और स्क्रीन पर जब आप आते थे तो बराबरी के एक्टर आप लगते थे। वो क्षण आपके लिए कैसा था और क्या उसके बाद आपको ऐसा लगा कि जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो थोड़ा आपके साथ स्क्रीन शेयर करने में असहज होने लगे, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं मुंबई की भाषा में कि खा जाते हो आप बड़े एक्टर को? देखिए, मैं अमित जी से शुरू करता हूँ। बहुत इनसे बड़ा महान स्टार और एक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ नहीं है। नहीं तो बहुत अच्छे एक्टर रहे, मतलब नसीर साहब तो मैं तो उनको पूछता हूँ आज तक, नसीर साहब, ओमपुरी, इन दोनों के जैसा महान अभिनेता तो पैदा नहीं हुआ। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है एक्टर और स्टार का, अमित जी के जितना बड़ा कोई हुआ नहीं। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उनकी फिल्मों ने मुझे इतना ज़्यादा सम्मोहित कर लिया था कि मैं सिर्फ वहाँ से भाग करके, गांव से भाग के मैं अभिनेता बनना चाहता था। और ये मौका मिला जब मुझे उनके साथ काम करने के लिए, तो मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं अमित जी के औ में रहूं और बुरा काम करूं और उनका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाए कि यार ये क्या सत्याशूल देखी थी, कितना बढ़िया काम किया था, क्या कर रहा है ये। या फिर मैं उनसे इज्जत लूं ये अच्छा काम करके। तो मेरे दिमाग में सिर्फ मैं भगवान को धन्यवाद देता था कि जो मेरे चाइल्डहुड हीरो थे उनके साथ भगवान ने मुझे मौका दिया है काम करने के लिए। अब मुझे अपने काम को 200% सही करना है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी नहीं है, वो मनु वर्मा है और मैं मनोज वाजपेयी नहीं हूँ, मैं राघवन हूँ। और हम लोग बहुत रिहर्सल करते थे। उनका बड़प्पन था और मैं रिहर्सल बहुत करता हूँ मेरे अंदर में, और अमित जी भी बहुत रिहर्सल करते हैं। तो हम लोग की वहीं पे जम गई कि 10-10 रिहर्सल हम लोग सेट पे आकर के किया करते थे। और कुछ अच्छा करूं तो बोले भी वो, अरे बहुत अच्छा तुमने वो जो किया था बहुत अच्छा किया था, वो उसको मेंटेन करो। और कई बार तो मुझे क्यों देने चले आते थे। तो ये बड़प्पन था, साथ में मिलके हमने काम किया था। और मैं ये कहूँगा कि उनका सिर्फ फिल्म में होना मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था। मेरे माँ बाप आए थे मुंबई पहली बार, तो मैं इतना उत्साहित था कि मैं अपने माँ बाप को लेके गया था शूटिंग पे उनसे मिलाने के लिए। और मेरे पिताजी बहुत बड़े फिल्मची, मतलब बहुत फिल्में देखते थे वो अपनी जवानी के समय से। तो मैंने मिलाया, फिर मैंने बाबूजी को आके पूछा कैसा लगा आपको, अमिताभ बच्चन से मिला दिया। हाँ बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे संस्कारी परिवार के हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं ये। तो भाई इतने बड़े कवि के बेटे हैं, वो संस्कार दिखता है, भाषा में भी दिखता है और इनके काम में भी दिखता है। दिलीप साहब से कब मुलाकात हो रहा तो ये किस्सा जो है मैं सबको बताता हूँ कि इतने बड़े आदमी से मिलाया, फिर भी जो है भूख नहीं खत्म हुई थी। तो उनका अपने बेटे पर इतना कॉन्फिडेंस है कि एक दिन वो दिलीप साहब के सामने भी जाकर हमें बैठा देगा। हाँ, उस समय लेकिन मैंने पता किया तो उस समय दिलीप साहब जो थे वो थे नहीं तो मैं मिला देता। लेकिन ये देखिए कि अब तो दिलीप साहब है नहीं, लेकिन अमित जी के साथ मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया, उनका मौका लगा उनके साथ काम करने का। और बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत प्यार देते हैं, चाहे वो मेरा जन्मदिन हो चाहे मेरा काम देखें, वो हमेशा जो है उनके संदेश आते रहते हैं। भगवान उनको लंबी उम्र दे। एक और सुपरस्टार के बारे में आपसे मैं पूछना चाहता हूं,
वो है शाहरुख खान जी। शाहरुख खान और आप तो बैचमेट रहे हैं, क्योंकि आपने दिल्ली बैरी जॉन के साथ वहां पर एक साथ आपने लगभग एक्टिंग आपने सीखी होगी। शाहरुख खान के राइज की आप क्या कारण देखते हैं? और वो एक अलग धारा में चले गए और आप दूसरे धारा में चले गए। जी जी। और वो उस धारा में चले गए जहां एक्टर आता है थोड़ी देर के लिए ऑटो क्यू पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे ही करते होंगे, बट एक्टर के अंदर इतना उसका ब्रांड वैल्यू इतना है कि वो सिर्फ ऑटो क्यू पे एक डायलॉग पढ़ के निकल जाता है, बाकी फिर यूनिट करती रहती है और वही फिल्म 1000 करोड़ कमा भी। शाहरुख बहुत मेरे ख्याल से मैंने उसके शाहरुख के साथ में वीर ज़ारा में काम किया था मैंने, और हम लोग की दुनिया बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो एक अलग ढंग की फिल्म करना चाहता था, जो वो करना चाहता था शाहरुख ने किया, और कितना बड़ा स्टार भी शाहरुख बना। मैं जिस तरह की फिल्मों के साथ जुड़ना चाहता था, मैंने हमेशा उसके पीछे अपना ध्यान लगाया और मैंने वही किया। और मेरे दिशा में जाते हुए मैं जहाँ तक जा सकता था वहाँ तक आया हूँ, और बड़ा गर्व है मुझे अपनी यात्रा पे। लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा सम्मान है शाहरुख के लिए मेरे दिल में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने क्या क्या झेला है इंडस्ट्री में आने से पहले, और कहाँ से आया और क्या क्या खोया, और उसने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया। दूर से देख करके मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि जिस हालत में था वो, वहाँ से आगे जा कर के और इस मुकाम को हासिल करना और इतना भरा पूरा परिवार वापस से बनाना, ये इसके लिए आप तो उस आदमी की दाद दे ही सकते हैं। और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। वो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो थिएटर में देखा था या मैं सुनता हूँ, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसे वो चीज़ जो वो उसे मिली, उससे बहुत अंदर तक उसको चाहिए थी, और उसके लिए उसने अपने हड्डी तोड़ ली, अपने घुटने तोड़ ली। तो ही इज समवन दैट यू शुड ओनली हैव रिगार्ड फॉर। पर कभी आपको ऐसा लगता है, जैसे हम अपने बैचमेट्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, कद काठी आपकी और शाहरुख खान की बिल्कुल एक जैसी, आवाज भी आपकी भी बहुत बढ़िया है, शाहरुख की भी बहुत बढ़िया है, वजन भी लगभग एक जैसा है, दिखने में भी आप ज्यादा गुड लुकिंग है वो ज्यादा गुड लुकिंग है वो कहता भी है, मैं कहीं कहीं उसके इंटरव्यू देखता हूँ कि आई एम बेटर लुकिंग, गुड लुकिंग देन एनीवन। बट वो पहले भी गुड लुकिंग था, वो चॉकलेटी चेहरा था जब थिएटर करता था, और इतना चार्मिंग था कि हमें तो लोग कहते थे कि बहुत टैलेंटेड है मनोज बाजपेयी, लेकिन सारे के सारे लोग और लड़के लड़कियां उसी के पास बैठते थे। तो वो चार्म जो था, चार्मिंग था, भाग्यशाली था, काबिल था, तो जहां पहुंचा वो पहुंचा। दूसरा एक आप में और शाहरुख में फर्क ये भी है कि शाहरुख ने बॉलीवुड को अपना लिया जी, शाहरुख अब इनसाइडर है जी, और आप अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। जी जी। कभी आपको ऐसा लगा इस दौरान पिछले 30 साल में, कभी आपको एक फ्रस्ट्रेशन हुआ हो या आपको कहा हो कि बॉलीवुड इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर, और आप एसोसिएट नहीं कर पाए उसके साथ, उस कल्चर में घुसे नहीं आप? नहीं, देखिए वो उसने अपनाया, वो उसकी यात्रा थी। मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा कि मुझे अगर कोई आउटसाइडर कहता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, मेरे लिए तमगा है। और शाहरुख भी आउटसाइडर है, वो भी जो है बाहर से ही आया और उसने अपनी अपनी जगह बनाई। वो ऐसी जगह बनाई कि जिनको आप इनसाइडर कहते हैं सब उसके इर्द गिर्द बैठने लगे। मैं वहाँ तक जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी दुनिया अलग है, और जो लोग वहाँ पे काम देने वाले हैं वो मेरे तरीके का काम वो लिखते भी नहीं है, और जो वो काम मेरे टाइप के एक्टरों को देते हैं वो मुझे करना ही नहीं है। तो हम दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हो ही नहीं सकता। जब वो संबंध बन ही नहीं सकता है तो उस मैट्रिमोनियल के पेज को पढ़ना ही क्यों है ना? ये दो पटरियां हैं जो कभी मिलेंगी नहीं, साथ साथ चलती रहेंगी। वो साथ साथ चलती रहेंगी लेकिन मिल नहीं सकती हैं। नेपोटिज्म से आपको कितना धक्का लगा? और आप जो परिवारवाद की बात होती है बॉलीवुड में, आप इसके शिकार हुए? नहीं, मैं, क्योंकि देखिए अगर परिवारवाद का शिकार मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह के रोल मैं करता हूँ वो उस तरह के रोल जो परिवार से नहीं आया है वही लोग कर सकते हैं। या तो नवाज करेगा, इरफान अगर होता तो इरफान करता, या के मेनन कर सकता है, या मैं कर सकता हूँ। और उस तरह की फिल्मों में कमर्शियल फिल्म वाले जो है पैसा भी नहीं लगाते, ना उस पर ध्यान देते, क्योंकि मेरी तरह की फिल्में स्टार नहीं बनाती है। दूसरी बात परिवारवाद की, मैं आपके शो पे ना, इस वाले पे मैं बड़ी ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ।
हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं वो इसको मन से लगाना थोड़ा बंद करें, बहुत ज़रूरी है। परिवारवाद हर जगह है, ये सब बातें हो चुकी हैं, उससे अलहदा मैं बात कर रहा हूं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका परिवार या उनके माँ बाप एक ही चीज़ है, वो है उनकी काबिलियत। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है और आप नेपोटिज्म चिल्लाएंगे तो आप अपने आप को कहीं नहीं लेके जा रहे। तो इस पे चिल्लाना बंद करके आप थिएटर कीजिए 3-4 साल, क्योंकि जो काबिलियत आप अपनाएंगे या बनाएंगे वही आपके माँ बाप हैं। अगर मनोज बाजपेयी को ताकत मिल सकती है काम सीख करके, मनोज बाजपेयी की यात्रा जो है ठीक ठाक रह सकती है, तो आपकी भी रह सकती है, किसी की भी रह सकती है। परिवारवाद था, पहले भी था, आज से 30 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, आज भी है। लेकिन आप ये बार बार इसको एक्सक्यूज बना के अपने टांग क्यों तोड़ रहे हो? अपनी एनर्जी क्यों गवा रहे हैं आप 3 साल थिएटर कीजिए, आप एक्टर हैं। जब एक्टर जब है ना, उसको काम नहीं होगा तो सड़क पे खड़ा होकर डमरू बजा के पैसे कमा लेगा। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई तो आप निजी तौर पर बड़े दुखी हुए, बहुत ज्यादा। और उस समय भी ये नेपोटिज्म का बड़ी चर्चा हुई थी। उस समय आपके ऊपर क्या बीती थी जब सुशांत जैसा एक प्रतिभाशाली, और आप ये स्टेट से था, बिहार से, और वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री की चुनौतियों का शायद सामना नहीं कर पाया? एक तो मैं आपको बताऊं, सुशांत के अंतिम दिनों में हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है इसके साथ। सोन चिड़िया करके फिल्म थी, मैं उसमें काम कर रहा था, तो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करता था, मुझे बहुत प्यार करता था वो। और मैं सोन चिड़िया की शूटिंग में मैं खाना वाना बनाता था, मटन बनाता था, सबको खिलाता था, वो बहुत प्यार से खाने आता था और बहुत सारी बातें करता था कि मैं अपने जीवन को कैसे संचालित करूं, मैं कैसे मैनेज करूं। देखिए, इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हमेशा होती रही है, और जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो फिर अच्छी नहीं रहती, वो और घिनौनी होती चली जाती है, क्योंकि फिर आपके बढ़ते हुए पोजीशन से, आपके बढ़ती हुई शक्ति से लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कंपटीशन इतना सख्त हो जाता है। मैं चूंकि जिद्दी और मोटी चमड़ी वाला आदमी, तो शायद मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करता हुआ आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। सुशांत ऐसा नहीं था। राजनीति का शिकार हुआ? राजनीति का शिकार नहीं कहूँगा मैं, वो इतने सारे पॉलिटिक्स को, इतने सारे लॉबिज्म को वो मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करता था कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, उसको परेशान करती थी चीज़ें। मानसिक तौर पे वो उस मामले में मैं कहूँगा कि वो चीज़ों को ले नहीं पाया, मैं ले पाया। या हमारे जिस तरीके का हीरो वो बनना चाहता था, एक्टर वो बनना चाहता, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है सर। ये गली गुलियाँ करने के लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। और या मैं मनोज बाजपेयी, अगर आपको बनना है तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। स्टार बनना है तो भैया फिर वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है उस पोजीशन को लेने के लिए, और उस पोजीशन को लेने के लिए हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है। और खास करके जो इंडस्ट्री में गया, जिसका सपना ही स्टार बनना रहा हो, मेरा नहीं था, उसको था, लेकिन उसको उसके अंदर में उसको सहने की क्षमता नहीं थी, उसको मैनिपुलेशन नहीं आता था। बहुत ही जिसे कहें पवित्र आत्मा था सुशांत, इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानता था कि ये कहीं ना कहीं बच्चा है, अंदर में बच्चा है ये। आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में भी सरवाइव करने के लिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, और ये जो सुशांत वाला जो इशू था, ये मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है, और बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते होंगे या जो बनना चाहते हैं स्टार्स, वो कई बार कमजोर मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। देखिए, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मानसिक रूप से आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मानसिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए मैं हर किसी को कहता हूँ, भाई थोड़ा योग करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा एक डिसिप्लिन बनाओ अपने जीवन का। हर दिन पार्टी तो नहीं हो सकती, और हर चीज़ को गंभीरता से लेना बंद करें, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी क्या है, शुक्रवार के शुक्रवार जो है किसी को बनाती है, और शुक्रवार के शुक्रवार को किसी को गिरा देती है।
एक आदमी बहुत ही कमाल का स्टार और वही खुदा हो जाता है, और जैसे ही दूसरे महीने का दूसरा फ्राइडे आता है, वही आदमी जो है सबसे बड़ा जिसे कहें कि मतलब बेकार बकवास टाइप का जो है आदमी भी हो जाता है, एक्टर भी हो जाता है, स्टार भी हो जाता है। तो इसीलिए लोगों की बात को गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि वो खुद ही अपने शब्दों को वापस लेने वाले हैं हर शुक्रवार को। अब हम अपने आखिरी चरण में हैं जी। हर बिहारी के अंदर राजनीति के जरूर गुण होते हैं। कहते हैं कि बिहारी के अंदर खून में ही राजनीति होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं तो आपको सच में बताऊं, बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा भी अपना सर्वे और एग्जिट पोल निकलता रहता है। तो आप देखते रहते हैं न्यूज चैनल्स पर क्या राजनीति में हो रहा है? आजकल मैं न्यूज चैनल से ज्यादा जो आजकल वेबसाइट्स वगैरह आते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा हाथ में होते हैं, तो उसको मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं पढ़ने का शौक रहा है, और खास करके राजनीति का जो विश्लेषण है और कहाँ पे क्या जो है चीजें बदल रही हैं, कहाँ पे जातीय समीकरण ज्यादा हावी हो रहा है, कहाँ पर किस समाज का दबदबा है, कहाँ पे कितने वोट मिलने वाले हैं, तो हर किसी को, हर विशेषज्ञ को मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इसके कारण जो है कुछ न कुछ राय बनती रहती है। और चूंकि मैं बिहार का हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू नो व्हाट आई मिस द मोस्ट व्हेन आई इंटरव्यू एक्टर्स, स्पेशली इन बॉलीवुड, कि उनसे आप करंट अफेयर्स पर, खास तौर पर राजनीति पर, चुनाव पर अब बात नहीं कर सकते। या तो वो समझते ही नहीं है, और या जानबूझकर वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता है, कहते हैं कि इस बारे में बात नहीं। तो किसी भी एक्टर का अगर जब हम इंटरव्यू करते हैं तो पहली शर्त होती है कि राजनीति पे कुछ मत पूछिएगा। मेरे भी लोगों ने बताया राजनीति से क्या बात करें राजनीति पे, क्योंकि मैं ना वो एम्बिशन भी नहीं है, और दूसरा मैं अगर विश्लेषण करने जाऊं तो गाहे बेगाहे पहले पैराग्राफ में एक पार्टी को मैं ऑफेंड करूंगा, और लास्ट के पैराग्राफ में तीसरी पार्टी को ऑफेंड करूंगा। इनमें से कोई ना कोई पावर से जाएगा और वो मेरी रेल लगा देगा। तो और आजकल तो वैसे भी आईटी और ईडी का जमाना है। बताइए, वैसे तो कुछ है नहीं, मिलेगा तो क्या चाव पिला कर भेज देंगे उनको, और क्या। बट 2024 के लोकसभा के लिए कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे आप? मैंने बैठिएगा कभी मेरे ड्राइंग रूम में, तो हम लोग बातें करेंगे, अलग से करेंगे, कैमरे से बाहर। हाँ, मतलब काहे के लिए किस लोगों को मैं नाराज करता। आपने कभी खुद सोचा है कि आप राजनीति में आए? क्योंकि आपके दादाजी राजनीति में थे, बड़े बाबूजी थे, और मेरे पिताजी जो हैं बहुत बड़े वाजपेयी जी के फैन थे। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जनसंघ के ज़माने से वो लोग उनके उस पार्टी में रहे। हमारे भाई बहनों की अलग अलग सोच रही है, तो वो अलग अलग पार्टियों के बड़े। मेरा इस तरह का कभी रहा नहीं है, मैं आपको सच में बताऊं। मेरा बचपन से अभिनेता बनने की जो मेरा जो ख्वाब था ना, इतना स्ट्रांग था। और आज जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 18 साल की उम्र में मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, और मेरे माँ बाप अभी 2 साल के अंदर में दोनों गुजर गए। और मुझे सबसे अफसोस ये हुआ कि मैं ज़्यादातर समय उनसे दूर रहा, मैंने उनको बूढ़ा होते हुए नहीं देखा। तो जब मैं संघर्ष भी कर रहा था, थिएटर भी कर रहा था, और जब मैं सिनेमा भी कर रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं 200% मैं उस चीज़ को दूंगा जिसके कारण मेरे माँ बाप का साथ मुझसे छूट गया। इसीलिए राजनीति में जाने का तो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। और जब मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरे अभी कुछ देर पहले मेरे बिहार के एक दोस्त का फोन आया था। कहा रे ते फिर से ते चुनाव लड़बे का? नहीं, कहा भइल? अरे हैया सब लिखत रहा संगे ते राष्ट्रीय जनता दल से तोरा टिकट मिला था। अब बताइए, बोल रहा है कि मुझे आरजेडी से टिकट मिल रहा है और तू बेतिया से लड़ेगा, और मुझे पता ही नहीं है, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। मेरा दोस्त मुझे फोन करके कह रहा है कि यहाँ पे हल्ला मचा हुआ है। अब मैं लोगों की इस बात पे हंस ही सकता हूँ। मैं आज से नहीं, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है तो मीडिया जो है मुझे किसी न बेतिया के सीट से तो पता नहीं कितनी बार खड़ा कर चुकी है। कभी वो आरजेडी से, तो कभी वो जेडीयू से, कभी कांग्रेस से, कभी बीजेपी से, वो लोग हमेशा खड़ा कर चुके हैं। लेकिन सच बात यह है, आपके माध्यम से मैं बिहार की लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई, सिनेमा छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मोदी जी अगर आपको कहें कि बीजेपी से लड़ लीजिए, तब मैं क्षमा मांग लूंगा, मैं बिल्कुल क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर में है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है।
और बेतिया से मोदी जी की पार्टी का जो व्यक्ति है जो जीत रहा है कई सालों से, वो मेरा क्लासमेट रहा हुआ है। अच्छा, संजय जायसवाल। तो आप विधायक का रोल कर सकते हैं, सांसद का रोल कर सकते हैं, नेता का रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है। लेकिन खुद कभी नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, इतना ज्यादा करीब से देख लिया। लेकिन नहीं है ही नहीं। तो मनोज, अब वापस फिल्म पर लौटते हैं जी। और फिर से मैं आपसे ये कहूंगा कि इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आपने लिया। आप हम लगातार विवादों से दूर चलते हुए इस पूरे इंटरव्यू में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिल्म का आपने जो सब्जेक्ट लिया वो खुद ही इतना विवादित है कि जब ये फिल्म आएगी तो विवाद होगा ही होगा, और आसाराम बापू के जो समर्थक हैं वो आपके 100% पीछे पड़ेंगे। पता नहीं क्यों पीछे पड़ेंगे, मतलब हमने ना नाम लिया कुछ। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो फिल्म देखें और एक काम करते हैं। आपने फिल्म की क्यों? इसका सही जवाब देगा मेरा डायरेक्टर, मुझे उसको फंसाने दीजिए। क्योंकि आप तब से मेरे ऊपर गोला दाग रहे हैं और मैं बचता रहा हूं। तो अपूर्व सिंह कार्की को जरा बुला लेंगे क्या? हाँ, तो हम अपूर्व को बुलाते हैं, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उनसे पूछते हैं कि इस फिल्म में कहानी में क्या खास था। आइए अपूर्व, आ जाओ। अपूर्व, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आप ही की फिल्म के बारे में चर्चा चल रही थी, तो भाई आपने जो बंदा है वो तो बहुत स्ट्रांग लिया है। सिर्फ एक बंदा काफी है, लेकिन वो इतना विवादित सब्जेक्ट आपने जो लिया जी, ऐसा क्यों? आपको पता था कि इतना विवाद होगा इस पर? एक्चुअली देखिए, प्रोड्यूसर्स के पास एक कहानी थी, उनके पास पीसी सोलंकी जिनके किरदार पे एक कहानी बनी हुई है, उनके लाइफ टाइम राइट्स थे। जब मेरे को कहानी सुनाई तो मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लगा इस कहानी में वो था एक माइनर सेफ्टी का इशू। और क्योंकि मैं बहुत प्रभावित भी हुआ था उससे, हमने कई सारी कहानियां सुनी भी हैं, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा इशू है जो हमको बताना चाहिए। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। माइनर सेफ्टी की हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। तो जब मैं उस टॉपिक से इतना अटैच हो गया ना, तो मैंने कहा कि मेरे को फिल्म करनी है। और मनोज सर तो ऑलरेडी इसमें थे पहले से ही फिल्म में, और इनफैक्ट मनोज सर ही मेरे को लेके आए इस कहानी में। सर, हम पहले डायरेक्टर से ये पूछते हैं कि इनमें आपने क्या खास देखा? तो इनको आपने लिया, यहाँ उल्टा है। अब मैं आपसे पूछूं, भाई इनमें आपने क्या देखा कि आपने इनको लिया? नहीं, अच्छा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इंटरव्यू से पहले हम दोनों ही, मैं और तुम बात कर रहे थे एक लिमिटेड सीरीज 6 एपिसोड का एस्पिरेंट, जो कि टीवीएफ का है। ये साहब ने डायरेक्ट किया हुआ था और मैंने वो देखा और मुझे लगा कि यार ये कितना बढ़िया डायरेक्टर है जिसने भी बनाया है। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि मुझे नए डायरेक्टर के साथ काम करना है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए डायरेक्टर्स के साथ काम करूं, क्योंकि समाज लगातार बहुत तेज़ी से बदल रहा है और जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनके कहानी कहने का ढंग बदल चुका है। वो एक ढर्रे पे कहानी नहीं कह रहे हैं, अपनी कहानी कहने के तरीके में हर आदमी क्रांतिकारी ढंग से आगे बढ़ रहा है और मैं उसका पार्ट होना चाहता हूँ। मैं उनके स्टोरी टेलिंग का पार्ट होना चाहता हूँ और मैं उनके ऊपर अपने आप को छोड़ता हूँ कि तू बता कि मैं कैसे करूँ। आजकल कोई भी फिल्म आप बना लीजिए जी, द केरला स्टोरी बना लीजिए, उस पर भी विवाद होगा जी, पठान बना लीजिए, उस पर भी विवाद होगा। विवाद और फिल्म का तो अब चोली दामन का साथ है। और आपने जो फिल्म बनाई वो तो आसाराम बापू से लोग उसको डायरेक्टली जोड़कर देख रहे हैं और आपकी पहली फिल्म है, तो पहली फिल्म ही, क्या आप इस विवाद के लिए तैयार हैं? देखिए, मेरे को लगता है एक अच्छे इंटेंशन के साथ मैंने फिल्म बनाई है और जो कहानी हम कहना चाह रहे हैं अगर वो उसी तरह पहुंच जाए लोगों तक, जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब फिल्म देखेंगे लोग तो मेरे को लगता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं लेने वाला है, क्योंकि हमने स्पेशली ध्यान रखा है कि किसी की भी फीलिंग्स को ठेस ना पहुंचाएं। उसमें जो कैरेक्टर आपने लिया होगा जी, पीड़िता ने जो जी, जिसने ये अत्याचार किया जी, क्या वो कैरेक्टर आसाराम बापू से ही मिलता जुलता है या वो अलग है? नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ वो फिल्म देखिएगा आप, उसके बाद नहीं, लेकिन जो भी है वो पब्लिक डोमेन में है, तो ट्रू इंसिडेंट से लिया गया है। एग्जैक्ट जो आप कह रहे हैं वो एग्जैक्ट तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ट्रू इंसिडेंट से लिया गया है और वो इंसिडेंट्स और वो आर्गुमेंट्स पब्लिक डोमेन में है, वो अदालत में है, वो जो सब जानते होंगे और जब वो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अरे ये तो यहाँ से लिया था, ये यहाँ से लिया था, ये यहाँ से लिया था। एक बात मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, साउथ की फिल्में जो चल रही हैं उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं कि हमारी फिल्में यहाँ हिंदी की नहीं चल रही हैं और साउथ की फिल्में चल रही हैं?
देखिए मुझे लगता है कि मेरे को खुद भी अच्छा लगता है, लेकिन साउथ इंडिया की फिल्में बड़ी रूटेड है किरदार में। जो मुझे लगता है कि उसके हीरो को देख के लोगों को लगता है अरे यार ये तो हमारी गली से निकला हुआ हीरो है। तो रूटेडनेस बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप लोग कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर से उतरना हीरोइज्म नहीं है आजकल के टाइम पे। आजकल के टाइम लोग कह रहे हैं कि यार हमारे जगह से जो निकल के हीरो बनाए ना उसकी कहानी दिखाओ, बस से उतरो, बस से उतरो। तब मैं आपको मानूंगा कि आप ट्रेन से उतरो। यस करेक्ट। तो मेरे को लगता है वो बड़ा रीजन है सर साउथ इंडियन सिनेमा में। और इनफैक्ट अगर आप OTT वर्ल्ड देखें तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, डायरेक्टर्स हैं जो उस तरह की कहानी कह रहे हैं, क्रिएटर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल मनोज मेरा ये है कि आप साहित्य से इतने जुड़े हुए हैं जी, और आप हर रोज कोई ना कोई कविता सोचते हैं, कहते हैं जी, तो हमारे दर्शकों के लिए आप कोई, इस फिल्म में भी कोई कविता है? हाँ, एक दिनकर साहब की कविता तो है। आज आप वो कविता का अगर हमारे दर्शकों के लिए पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। ये बंदा का है और बंदा में इन्होंने दिनकर जी की कविता रखी है। मेरा बिल्कुल उसमें कोई योगदान नहीं है, तो अगर भूल जाओ तो बता दें। हाँ प्लीज। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं, संकट का चरण गहते हैं, संकट का चरण गहते हैं। आजकल जब सस्ते गाने चारों तरफ सुनने को मिलते हैं जी, वैसे में इस तरह की जब कविता किसी फिल्म में मिलेगी तो बिल्कुल आप, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल गंगोत्री की एक धारा से आप क्या हमें बात वहाँ लेकर जा रहे हैं। मतलब देयर इज सो मच ऑफ प्योरिटी इन दिस। जी। और मैं आप दोनों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज के जमाने में जब कुछ भी गाना चलता है, कैसा भी, कुछ भी उल्टा सीधा, ऐसे समय में भी आप इतना अच्छा साहित्य, इतनी अच्छी कविता अपनी फिल्म में लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। थैंक यू सो मच। माय बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू।